नमस्कार। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो धीरे धीरे एक पूरे देश पर राज करने लगी। ये कहानी है उन कानूनों की जिन्होंने 200 सालों में भारत की तकदीर लिख दी, कंपनी राज से लेकर आज़ादी तक। अगर हमें आज के भारत को समझना है ना, तो हमें उस कानूनी बुनियाद को देखना होगा जो अंग्रेजों ने रखी थी। ये सब शुरू हुआ जब एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, गलती से एक साम्राज्य चलाने लगी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सोचिए माहौल क्या था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, पर अब वो भारत के बड़े बड़े इलाकों की मालिक बन बैठी थी। और लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भाई अब बहुत हुआ, इन पर लगाम कसने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये था कि इस बेकाबू ताकत को कंट्रोल कैसे किया जाए। यहीं से शुरू होता है कानूनों का एक नया दौर, जिसकी पहली कड़ी थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट असल में ब्रिटिश सरकार का पहला बड़ा दखल था। मतलब इससे पहले कंपनी अपनी मनमानी करती थी। इस कानून का सीधा सा मकसद था कंपनी में जो करप्शन फैला हुआ है उसे रोकना और इंडिया में एक सेंट्रलाइज सिस्टम की नींव डालना। और देखिए, यहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आया। पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल का टाइटल दिया गया, और इसका मतलब था कि बॉम्बे और मद्रास भी अब उसके अंडर आ गए। वॉरेन हेस्टिंग्स बने पहले गवर्नर जनरल, और यहीं से एक सेंट्रल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसके बाद आया अगला बड़ा कानून, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसने एक बहुत जरूरी काम किया, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल कामों को अलग अलग कर दिया। और इससे एक बड़ा ही मजेदार सिस्टम बना जिसे कहते हैं डुअल कंट्रोल। सोचिए, कंपनी को कहा गया है कि ठीक है, तुम अपना व्यापार देखो, मसाले कपड़े जो भी है, लेकिन देश चलाने का काम यानी एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और टैक्स के सारे बड़े फैसले वो अब लंदन में बैठी एक सरकारी बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगी। मतलब पावर को बांट दिया गया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, और फिर आया साल 1857, एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। और इस एक घटना ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब कंपनी का राज खत्म और सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू। और इसकी वजह वही 1857 का विद्रोह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसी का डायरेक्ट रिजल्ट था। 1858 के एक्ट ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सारी की सारी पावर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और जो गवर्नर जनरल था उसका टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। मतलब अब वो सीधे रानी का नुमाइंदा था। तो अब जब डायरेक्ट कंट्रोल आ गया, अंग्रेजों ने एक बहुत ही धीमी प्रोसेस शुरू की। भारतीयों को थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की कोशिशें हैं। ये प्रोसेस वाकई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ी। देखिए, 1861 में पहली बार कुछ इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया। फिर काफी सालों बाद 1909 के मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में एक भारतीय को पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। लेकिन हाँ, इसी एक्ट ने एक बहुत ही विवादास्पद चीज शुरू की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जिसने आगे चलकर बंटवारे के बीज बोए। और इसके बाद आया 1919 का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, डाया। चलिए 1919 के इस एक्ट को थोड़ा और समझते हैं। इसने प्रांतों में एक नया सिस्टम लागू किया जिसका नाम था डायरकी। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसमें पावर को इंडियन मिनिस्टर्स और ब्रिटिश गवर्नर्स के बीच बांटा जाना था। तो ये डायरकी काम कैसे करती थी? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। सरकार के काम को दो लिस्ट में बांट दिया। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट थे, वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए। लेकिन जो असली पावर वाले डिपार्टमेंट थे, जैसे पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा गया और उनका कंट्रोल सीधा ब्रिटिश गवर्नर के हाथ में था। मतलब पावर देने का दिखावा तो था, पर असली कंट्रोल अभी भी अंग्रेजों के पास ही था। और अब हम इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर पहुंच गए हैं। वो आखिरी कानून जिसने ना सिर्फ ब्रिटिश राज का अंत किया, बल्कि आने वाले आजाद भारत के संविधान की नींव भी रखी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये अब तक का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड कानून था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया, प्रांतों को ज्यादा पावर दी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये इतना जबरदस्त था कि हमारे अपने संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे इसी एक्ट से लिया गया है। कह सकते हैं कि ये मॉडर्न इंडिया की कानूनी बुनियाद है। लेकिन एक मिनट, एक बड़ा सवाल। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सिस्टम सच में डेमोक्रेटिक था? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। इस एक्ट के तहत पूरी आबादी में से सिर्फ 14% लोगों को वोट देने का अधिकार था, बस इतना ही।
और फिर आखिर में वो कानून आया जिसने इस पूरे दौर का अंत कर दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने कुछ बहुत बड़े और आखिरी फैसले लिए। पहला, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म। दूसरा, देश का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बने। तीसरा, वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया। और चौथा, जो रियासतें थीं उन्हें आज़ादी दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान किसी के भी साथ जा सकती हैं। एक साम्राज्य का अंत और 2 नए देशों का जन्म। और फिर वो घड़ी आई, 15 अगस्त की आधी रात को पावर ट्रांसफर हुई। ब्रिटिश राज आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और भारत एक आज़ाद देश बन गया। उस वक्त लॉर्ड माउंटबैटन ही नए आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो ये थी 200 सालों की कहानी जिसे कानूनों की स्याही से लिखा गया। ये एक्ट्स तो अब इतिहास का हिस्सा है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन कानूनों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ढांचा बनाया, उसकी छाप आज भी पूरे साउथ एशिया पर कितनी गहरी है।